हेलो दोस्तों, पाठन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले हम पिछली क्लास का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में 10 लाख, 1 अरब और 1 खरब के बीच का अंतर। उसके बाद में हमने देखा था कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है। प्रकाश की रफ्तार होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और जब वो इस रफ्तार से 1 साल तक चलती है, यानी कि 365 दिन, और जिसमें कि 24 घंटे होते हैं, जिसमें 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं। यदि आप सबको मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, और फिर आप देखोगे कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब आप रफ्तार को समय से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस आएगा। तो जब आप उसको करोगे तो आपके सामने आएगा लगभग 1 प्रकाश वर्ष होता है लगभग 9.3 खरब किलोमीटर, 9.3 ट्रिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखा था 2 तारों के बीच की जगह को कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। उसके बाद में हमने देखा था कि जो हमारा सूर्य है वो भी एक तारा ही है, और जो भी आप आसमान में रात को तारे देखते हैं वो सब हमारे सूर्य जैसे ही दिखते होंगे, वो भी एक स्टार ही है। स्टार का मतलब सन इज ऑल्सो स्टार, ठीक है। सन, हमारा जो सूर्य है वो भी एक तारा ही है। और पृथ्वी और सूरज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 15 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर। तो यदि आप इस डिस्टेंस को यदि आप प्रकाश की रफ्तार से डिवाइड करेंगे, उसमें भाग देंगे, तो आपके पास में आ जाएगा कि सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड लगते हैं, यानी 8.5 मिनट में सूर्य प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंच पाता है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम है मिल्की वे आकाशगंगा, और इसके अंदर करीब करीब 100 से 400 बिलियन स्टार्स हैं, 100 से 400 अरब तारे हैं, ठीक है। और हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है उसके अंदर लगभग 2 खरब आकाशगंगाएं हैं। फिर हमने देखा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके लिए एक सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत। इसके अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले जो मैटर है और जो एनर्जी है, जो कि जो थे वो एक कंटिन्यूस स्टेट ऑफ कन्वर्जन में थे, यानी वो लगातार एक दूसरे में परिवर्तित हो रहे थे। पहले मैटर बनता था, वो तुरंत प्रभाव से ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता था। ऊर्जा जो होती थी वो फिर तुरंत प्रभाव से मैटर में परिवर्तित हो जाती थी, ठीक है। यही चल रहा था। लेकिन ये कब रुका? जब हिग्स बोसोन पार्टिकल, जिसको हम गॉड पार्टिकल कहते हैं, उस जब जो मैटर था वो जब उससे टकराया हिग्स बोसोन पार्टिकल से, तो फिर ये जो परिवर्तन लगातार हो रहा था ये रुक गया था। फिर हमने और ये भी देखा था कि जो हमारा ब्रह्मांड था वो शुरुआत में सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था, जो कि समान रूप से वितरित थी पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए पूरे ब्रह्मांड में प्रोटॉन बिखरे हुए हो, जैसे पूरे ब्रह्मांड में प्राणु बिखरे हुए हों, ठीक है। तो फिर हमने देखा था कि हमारे जो 3 प्राथमिक कण थे, एलिमेंट्री पार्टिकल जिनको बोलते हैं हम, जो कि ब्रह्मांड को बनाए थे शुरुआत में, वो थे लेप्टॉन, बोसॉन और क्वार्क। इन 3 नामों को आपको हमेशा याद रखना है। और फिर हमने देखा था लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जो एक एक्सपेरिमेंट है जो कि बिग बैंग थ्योरी को साबित करने के लिए किया जा रहा है। स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर हो रहा है, जेनेवा नाम के शहर के पास में हो रहा है। सर्न नाम की एक इंस्टीट्यूट है जो कि नाभिकीय है, वो इसका संचालन कर रही है। नीचे जो एनिमेशन चल रहा है या आप पिछले वीडियो में जाकर के अच्छे से देख सकते हैं कैसे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर काम करता है। फिर इसके बाद में हमने देखा था कि हुआ क्या था दरअसल, कि बिग बैंग एक्सप्लोजन के टाइम पर 2 हेड्रॉन पार्टिकल्स, इसमें हेड्रॉन कोलाइडर में क्या करते हैं, 2 हेड्रॉन पार्टिकल जो हैं वो बनाए गए हैं, हेड्रॉन के जो कण हैं वो बनाए गए हैं क्वार्क से। क्वार्क जो कि एक प्राथमिक कण है, उससे बनाए गए हेड्रॉन के कण, ठीक है। और उन दोनों को जब टकरवाया गया, जब उन दोनों की भिड़ंत करवाई गई, तो फिर एक नया पार्टिकल ने जन्म लिया, ठीक है। कई नए पार्टिकल ने जन्म लिया, बट ये जो नया पार्टिकल जिसकी हम बात करने वाले हैं, हिग्स बोसॉन पार्टिकल, जिसको हम गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं, पहली भिड़ंत के बाद में नहीं बन गया था। जरूरी नहीं है पहली भिड़ंत के बाद में ही बना हो, ये बहुत बाद में भी बना हो सकता है। तो अब क्या होता है कि जब ये बन गया तो फिर इसने क्या किया कि जो पहले मैटर और एनर्जी है ना, जो पदार्थ और जो ऊर्जा होती है, जो हमारे कण और जो ऊर्जा थे, जो पहले एक दूसरे में लगातार परिवर्तित होते जा रहे थे, हिग्स बोसॉन पार्टिकल से टकराने के बाद में वो जो लगातार परिवर्तन था वह रुक गया, क्योंकि जो मैटर था उसकी जो रफ्तार थी उसको एक तरीके से यूं मान करके चलिए समझने के लिए कि उसको कम कर दिया, और उसकी वजह से उसमें से और भी कण निकले, जिससे कि हाइड्रोजन बनी, ठीक है। हाइड्रोजन जो होती है, हाइड्रोजन से बनता है हमारा तारा। स्टार इज फॉर्म्ड आउट ऑफ हाइड्रोजन। जब 2 हाइड्रोजन के अणु मिलते हैं, तब जब 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिलते हैं,
तब बनता है हीलियम का एक परमाणु, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा तारा बनता है, जो हमारा स्टार होता है वो ऐसे बनता है फ्यूजन रिएक्शन से, जिसको हम संलयन प्रतिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने आगे देखा था कि हुआ क्या कि जब इतने सारे तारे बन गए, इतनी सारी आकाशगंगाएं बन गई तारों से, तो ये देखिए तारे आकाशगंगाएं तो एक दूसरे के प्रति, क्योंकि इनका जो द्रव्यमान था, इनका जो मास था वो बहुत ज्यादा था, तो एक दूसरे की तरफ इनका जो आकर्षण शक्ति थी वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। इनके पीछे गुरुत्वाकर्षण का वो लग रहा था, गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा था इन सबके अंदर आपस में, तो ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रही थी। तो आकर्षित होते होते ये एक पॉइंट में ये सारी जितना भी ये जो द्रव्यमान था, जितना भी मास था, ये सब एक पॉइंट में समा गया, जिसको हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। और ये जो स्टेज थी इसको हम कहते हैं बिग क्रंच स्टेज, जहाँ पे सब कुछ बस एक पॉइंट पे समा गए, एक पॉइंट जिसकी साइज आप मान लीजिए लगभग एक प्राणु के बराबर होगी, एक प्रोटॉन के बराबर होगी। फिर क्या हुआ, जब इतना सारा जो द्रव्यमान था, इतना सारा जो मास था एक ही प्राणु के अंदर समा गया, प्राणु आकार के अंदर समा गया, तो क्या हुआ कि विस्फोट होगा। आप एक घर के अंदर 100 फिलोसोफर्स को रख देंगे तो क्या होगा, विस्फोट होगा। उनके बीच में इतने डिस्कशंस होंगे, इतने डिबेट्स होंगे कि विस्फोट हो जाएगा उनकी आवाज से, वो इतना चिल्लाएंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो उसी प्रकार से अब यूं मानिए कि इन सबको एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया और विस्फोट हुआ। उस विस्फोट को हम क्या कहेंगे, बिग बैंग एक्सप्लोजन। अभी जो बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, इसकी वजह से पूरा हमारा जो ब्रह्मांड है उसका जन्म हुआ, और उसी की वजह से जो है हमारी सारी आकाशगंगाएं, सारे तारे, ये सब इनका जन्म हुआ। अब जैसे कि ये एक एनिमेशन है, इसको भी आप देखिए, ये हुआ बिग बैंग एक्सप्लोजन, तो सारी चीजें दूर जा रही हैं एक दूसरे से। फिर ये इतना सारा द्रव्यमान एक दूसरे की तरफ आकर्षित होगा, तो ये वापस एक दूसरे की तरफ आकर्षण होते होते एक दूसरे में ये सब सम्मिलित हो जाएंगे। एक ही पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी के अंदर ये सब घुसते जाएंगे, एक ही चीज के अंदर, एक ही मात्र बिंदु के अंदर ये सब समा जाएंगे, और फिर से होगा विस्फोट। ये देखिए सब एक ही के अंदर समा गए और अब होगा विस्फोट, जिसको हम कहेंगे बिग बैंग एक्सप्लोजन, ठीक है। फिर हमने आगे देखा कि जो बिग बैंग जो हमारा जो हमारा जो ब्रह्मांड है वो इस वक्त विस्तृत हो रहा है, वो पूरी तरह से एक्सपैंड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो इस वक्त, हमने देखा था ना यहाँ पर 2 स्टेजेस थी, एक तो ये कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेज जिसमें सब एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, यानी सब सिकुड़ रहा है, हमारा ब्रह्मांड जो सिकुड़ रहा है, और एक था बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद का, जब सब कुछ विस्तृत हो रहा था, जब सब कुछ एक्सपेंड हो रहा था। तो अभी हम लोग विस्तृत होने वाली अवस्था में ही है जो हमारा ब्रह्मांड है। ये हमने कैसे देखा था, डॉपलर शिफ्ट की मदद से देखा था। डॉपलर शिफ्ट के अनुसार ये होता है कि यदि कोई वस्तु आपकी तरफ आ रही है तो वो नीले रंग की दिखेगी आपको, यदि कोई वस्तु आपसे दूर जा रही है तो वो आपको लाल रंग की दिखेगी, ठीक है। ये था डॉपलर शिफ्ट, जिसकी वजह से हमको पता चला कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो विस्तृत होता जा रहा है, अभी वो एक्सपेंडिंग फेज में ही है। और हमने देखा कि केवल एक ही आकाशगंगा है जो कि हमको नीली दिखती है, यानी कि वो इकलौती आकाशगंगा है जो कि हमारे पास आ रही है, और उस आकाशगंगा का नाम क्या है, एंड्रोमेडा आकाशगंगा, ठीक है। वो हमारी मिल्की वे आकाशगंगा की तरफ आ रही है। आगे का शुरू करते हैं स्टार्स यानी तारे। तो ये तारे जो होते हैं, ये तारे बनते कैसे हैं, ये तारे बनते हैं फ्यूजन रिएक्शन से, जिसको हम कहते हैं संलयन प्रतिक्रिया। इसमें क्या होता है, दो हल्के नाभिकियों को मिलाया जाता है, जिससे कि एक भारी नाभिकीय बनता है, ठीक है। यूं मानिए कि 1 तोले का बाट और 1 तोले का बाट मिला दिया तो बना गया 2 तोले का बाट, यानी एक हाइड्रोजन का जो हमने परमाणु लिया उसको एक और हाइड्रोजन के परमाणु के साथ मिलाया तो बना क्या, एक हीलियम का परमाणु। बस इतनी सी चीज होती है फ्यूजन रिएक्शन में, संलयन प्रतिक्रिया में सब कुछ मिलता जाता है। अब लेकिन होता क्या है कि इनको मिलाने के लिए हमको बहुत सारी उष्ण ऊर्जा की जरूरत होती है, जो बहुत ज्यादा तापमान चाहिए होता है जिससे कि ये हो सके। इसको समझने के लिए अब यूं सोचिए कि आपने चुंबक के साथ में, हम सबने बचपन में खेला है, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। जब आप 2 चुंबकों के एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव एक दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के साथ में अगर आप मिलाओगे तो वो आसानी से मिल जाएगा, आपके बिना कुछ किए मिल जाएगा। अगर आप उनको थोड़ा नजदीक रख दोगे तो वो आपस में चिपक जाएंगे अपने आप। लेकिन चुंबक कब नहीं चिपकेगा, जब आप एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव से मिलाने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत सारी ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाकर के वो थोड़ी देर के लिए चिपक पाएंगे। जब तक आप उस पर ताकत लगा के रखे हो बस तब तक, ठीक है। आप उसी तरीके से समझिए कि जब आप एक हाइड्रोजन के परमाणु जो कि बिल्कुल सकारात्मक तरीके से चार्ज है, बिल्कुल पॉजिटिवली चार्ज है, जब आप उसको दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु से मिलाओगे जो कि बिल्कुल सकारात्मक तरीके से चार्ज है, तो दोनों एकदम समान रूप से चार्ज है, तो वो दोनों को साथ में लाने में फिर क्या होगा,
मुश्किल होगी। प्रतिकारक बल लग रहा होगा दोनों के बीच में, रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा दोनों के बीच में, तो आपको बहुत सारा तापमान चाहिए इस चीज के लिए। जो आप चुंबकों में अपना फिजिकल फोर्स लगा रहे थे, अपने हाथों का बल लगा रहे थे, उसी प्रकार से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने के लिए हमको चाहिए तापमान, बहुत सारा तापमान। यूं मानिए लगभग 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, मिलियन डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है उसमें, मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए होता है, तब जाकर के फ्यूजन रिएक्शन हो पाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये कुछ रिएक्शन लिखी हुई हैं जो कि एक तारे के अंदर होती हैं। एक तारे की जो कोर होती है, एक तारे का जो मूल होता है जो उसके सबसे अंदर होता है, जैसे हमारी पृथ्वी का भी मूल है ना, वैसे ही तारे का भी मूल होता है। उस तारे का जो मूल होता है, उस तारे की जो कोर होती है, उसके अंदर ये होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, जो वापस मिलते हैं तो बेरिलियम बनता है, फिर वो मिलते हैं तो कार्बन बनता है, फिर और फ्यूजन रिएक्शन होती है तो फिर ऑक्सीजन भी बनता है, फिर नियॉन भी बनता है, और हर बार ज़्यादा मात्रा में जो है ऊष्म ऊर्जा निकलती जाती है। ये जो ऊष्म ऊर्जा निकलती है, ये जो ऊष्म ऊर्जा निकली है, इसकी वजह से ही ये रिएक्शन संभव हो पाई है। ठीक है, ये जो ऊष्म ऊर्जा निकली है, इसकी वजह से ये रिएक्शन संभव हो पाई है। और ये जो ऊष्म ऊर्जा निकल रही है, इसी की वजह से हमको तारे की रोशनी दिखती है। जो हमारा जो सन है, जो हमारा जो सूर्य है, उसकी रोशनी हमको इसी वजह से दिखती है, क्योंकि अंदर ये सारी रिएक्शंस हो रही हैं, ये सारी सनलाइट प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, उसकी वजह से ही ऊष्म ऊर्जा निकल रही है, उसी की वजह से हमको गर्माहट फील होती है। इतनी दूर 15 करोड़ किलोमीटर दूर तक हमारे पास में ये ऊर्जा आती है, ऊष्म ऊर्जा। अब आप समझो कि कितनी भारी मात्रा में ऊष्म ऊर्जा वहां पर तारे के पास में, हमारे सूर्य के पास में एकदम उत्पन्न हो रही होगी। अब ये देखिए आप यहाँ पर कि देखिए, हमने देखा कि ऑक्सीजन बन जाता है, नियॉन बन जाता है किसी किसी तारे में, जिसके अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, जिसके अंदर शुरुआत में ज़्यादा हाइड्रोजन का फ्यूल होता है, तो क्या बोलते हैं वो हीलियम बनता है, कार्बन बनता है, ऑक्सीजन बनता है, नियॉन बनता है। ठीक है, हमारा जो सूर्य है वो केवल ऑक्सीजन या नियॉन तक ही बनाएगा अंत में, लेकिन जो बड़े तारे होते हैं उनके अंदर मैग्नीशियम नाम का जो धातु होता है वो भी बनेगा, सिलिकॉन भी बनेगा और लोहा भी बनेगा, एकदम अंदर ही अंदर। ठीक है, तो ये होता है। अब आगे देखते हैं कि अब ये मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, इसको कहते हैं, ये जो रिएक्शन जो इक्वेशन है F = Gm1m2/r², ये हमने फिजिक्स में पढ़ी हुई है पहले भी स्कूल के समय में। गुरुत्वाकर्षण बल को ये बताती है, जो F है गुरुत्वाकर्षण बल है, ये बड़ा M जो है ये किसी ये मानिए इस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान है, इसका मास है। ये छोटा m जो है मानिए इस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान है, और ये जो r है ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का। अब इसको यूँ समझिए कि ऐसा होता यूँ है कि यदि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो वस्तुएं हैं, उनके बीच में यदि द्रव्यमान ज़्यादा है, यदि उनका जो मास है वो ज़्यादा है, तो उनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण जो बल लग रहा होगा ना, आकर्षण बल जो लग रहा है उनके बीच में, वो बहुत ज़्यादा होगा। यदि जैसे जैसे आप उन दोनों का द्रव्यमान कम करते जाओगे, या किसी एक का भी द्रव्यमान कम करते जाओगे, तो उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम होता जाएगा, उनके बीच का जो आकर्षण बल है वो कम होता जाएगा, उनके बीच में जो आकर्षण हो रहा है वो कम होता जाएगा। उसी प्रकार से आप यूँ समझिए, यदि उनके बीच का आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, उनके बीच की यदि आप दूरी कम रखेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा, यदि आप उनके बीच की दूरी बढ़ाते जाएंगे तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होता जाएगा जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी। ठीक है, इसको समझने के लिए यूँ समझिए, सपोज ये आप हैं और ये आपका एक दोस्त। ठीक है, अब यूँ मान करके चलिए कि आपका जो प्रेम है इसके प्रति वो बहुत है, और इसका प्रेम आपके प्रति बहुत है, तो आप दोनों के बीच में बहुत वार्तालाप होती है, आप दोनों के बीच में बहुत बातचीत होती है, आप दोनों के बीच में बहुत आकर्षण है, आप दोनों रोज मिलते हैं, है ना, आप दोनों रोज बातें करते हैं। अब यूँ मान लीजिए कि आपका जो आकर्षण है इसके प्रति बहुत है, लेकिन ये आपको अपना इतना अच्छा दोस्त नहीं मानता, तो इसके और इसके बीच में, सपोज ये आपका दोस्त है जिसके अंदर आपके प्रति स्नेह कम है, ये आपको जिसके अंदर उसके प्रति स्नेह ज्यादा है आपके दोस्त के प्रति, तो आप दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा ना वो कम होगा। किसके कंपैरिजन में? इन आप दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, अब यूँ मानिए कि ये आप हो और ये आपका दोस्त है जिनके बीच में खूब सारा स्नेह है, लेकिन किसी कारणवश आप दोनों के बीच में दूरी बढ़ जाती है, आप दोनों अलग अलग शहरों में रहने लग जाते हो, तो जो वार्तालाप आप रोज करते थे, जो आकर्षण आप लोगों के बीच में खूब था, वो धीरे धीरे करके क्या होगा, पहले हफ्ते आप रोज बात करोगे फोन पर, फिर एक महीने बाद में हफ्ते भर में एक बार बात हो जाए बहुत है, ऐसे कर करके कई बार कुछ समय बाद क्या होगा कि आप केवल बर्थडे विश कर रहे होगे साल में एक बार। तो उसी प्रकार से आप समझिए गुरुत्वाकर्षण बल को भी, कि यदि दो वस्तुओं के बीच का जो दो वस्तुओं का जो घनत्व, दो वस्तुओं का जो द्रव्यमान है, उनका जो मास है, यदि वो ज्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा दोनों के बीच में। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी ज्यादा है तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। होता क्या है कि जब इतनी सारी
ये जो ऊर्जा निकल रही है, ये जो उष्ण ऊर्जा निकल रही है, तो ये कैसे होगी? ये इस तरीके से, ये फ्यूजन की वजह से, ये जो संलयन प्रक्रिया की वजह से जो ऊर्जा निकल रही है बाहर की तरफ लगती है, ठीक है। ये बाहर की तरफ, इसको ये एक्चुअली दिस इज रेडिएटिंग आउटवर्ड, इसका विकिरण होता है, विकिरण होता है इसका, ठीक है। हमारे पास में जो सौर ऊर्जा आती है वो रेडिएशन से आती है, वो विकिरण से आती है ना। जो हमारे पास में जो गर्मी आती है सूरज की, वो विकिरण से आती है, रेडिएशन से, ना कि छूने से या फिर यानी कंडक्शन या कन्वेक्शन से नहीं आती है, रेडिएशन से आती है। तो ये जो हीट का ये जो तापमान का जो बल है, ये बाहर की तरफ लगता है ना। और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल अंदर की तरफ आएगा। क्यों आएगा अंदर की तरफ? क्योंकि अंदर बहुत सारा मास है, अंदर बहुत सारा द्रव्यमान है, अंदर बहुत भारी भारी धातु बन रहे हैं, अंदर बहुत भारी भारी कार्बन बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, इनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। तो द्रव्यमान ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा, तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, और वो कहाँ की तरफ बढ़ेगा? अंदर की तरफ बढ़ेगा। और ये जो तापमान होता है, तापमान का जो बल लगता है वो कहाँ की तरफ लगता है? बाहर की तरफ लगता है। क्यों लगता है? आपने दूध उबाला हुआ है, दूध उबलते वक्त क्या होता है? दूध नीचे की तरफ नहीं उबलता है, दूध बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ उबलने लगता है, ठीक है। क्यों उबलता है? क्योंकि उसके अंदर होती है वाष्प, वाष्प उसको बाहर की तरफ फुलाती है। सेम प्रक्रिया होती है आपके चपाती में भी। जब आप चपाती को तवे के ऊपर फुला रहे होते हो, तब वो फूलती क्यों है? क्योंकि उसके अंदर हीट होती है, वो हीट की वजह से वो फूल जाती है, उसके अंदर वाष्प होता है, उसके अंदर जो पानी होता है आटे में, वो जब हीट होगी तो फिर वो फूल जाएगा। उसी प्रकार से ये जो फ्यूजन रिएक्शन होती है, ये भी बाहर की तरफ फुला देती है सूर्य को, तारे को। तारा बड़ा इसीलिए दिखता है क्योंकि ये तो कोर है, ठीक है। यहाँ पर तो हो रही है सारी रिएक्शन, इनकी निकल रही है एनर्जी, इनकी निकल रही है हीट एनर्जी, उष्ण ऊर्जा निकल रही है उनको, तो वो निकलेगी तो कहाँ जाएगी? निकल कर बाहर जाएगी। अब लेकिन इस रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पर बन रहा है मैग्नीशियम जैसा धातु, लोहे जैसा धातु, ऑक्सीजन जैसा भारी एलिमेंट बन रहा है, यहाँ पर कार्बन बन रहा है, हीलियम बन रहा है। तो ये सब भारी भारी बन रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उसका द्रव्यमान बढ़ता जा रहा है, तो क्या लगेगा? द्रव्यमान बढ़ रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ की तरफ? अंदर की तरफ, ठीक है। इसी चीज को इस एनिमेशन से भी समझिए। यहाँ पर ये सारे जो पार्टिकल हैं, यहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर जो मटर गश्ती कर रहे हैं, नए नए हीलियम बन रहा है, कार्बन बन रहा है, बेरिलियम बन रहा है, और ये जो ग्रेविटी का जो पुल है, ग्रेविटी का जो खिंचाव है, वो अंदर की तरफ हो रहा है, और जो ताप का जो प्रेशर है वो बाहर की तरफ लग रहा है, जो तापमान का जो प्रेशर है, जो हीट प्रेशर है, वो बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब जब तक ये संतुलन बना हुआ है इन दोनों के बीच में, तब तक तो तारा रहेगा संतुलित, जैसा हमारा सूर्य दिख रहा है। लेकिन जिस दिन कोई भी एक जो बल है वो दूसरे बल से ज्यादा हो गया, तो तारा या तो विस्फोट होगा, यदि गर्मी ज्यादा हो गई तो, यदि ताप ज्यादा हो गया तो, या फिर तारा जो है वो अंदर की तरफ ढह जाएगा, अपने कोर की तरफ ढह जाएगा। कब? अगर अंदर जो है धातु ज्यादा हो गया, अगर अंदर द्रव्यमान ज्यादा हो गया, तो तारा अंदर की तरफ ढह जाता है, ठीक है। कोर कोलैप्सिस ये भी होता है। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये एक उदाहरण के तौर पर है कि हाइड्रोजन से हीलियम बनने में किसी भी तारे में एक तारा जिसका जो द्रव्यमान है वो हमारे, जिसका जो मास है, जिसका जो वजन है, जो वो हमारे सूर्य के 25 गुना है। हमारे सूरज के 25 गुना मास जिस तारे का है, उसमें हाइड्रोजन से हीलियम बनने में लगेंगे कितने? 70 लाख साल, 7 मिलियन साल, ठीक है। फिर हीलियम से कार्बन बनने में 7 लाख साल, ऐसे कार्बन से ऑक्सीजन बनने में इतना समय लगेगा, ऑक्सीजन, ऐसे करके अंत में क्या होगा? जब लोहा बन जाएगा, आयरन बन जाएगा, धातु बन जाएगा उसके कोर में, तो फिर एक दिन कोर कोलैप्स हो जाएगी, यानी कि जो कोर है उसकी वो अंदर की तरफ ढह जाएगी, क्योंकि मास ज्यादा हो गया, द्रव्यमान ज्यादा हो गया, तो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा लग रहा है, तो अंदर की तरफ सब कुछ ढह जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि जो होता है गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है, वो अंदर की तरफ खिंचाव कर रहा होता है, और उसका जो उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो किससे हो रही होती है? जो ताप का जो ये उष्ण ऊर्जा जो होती है, उष्ण का जो बल होता है, तापमान का जो बल होता है, जो कि बाहर की तरफ लग रहा होता है, जो कि बाहर की तरफ विकिरण हो रहा होता है, जिसका रेडिएट हो रहा है वो, ठीक है। ध्यान रखिए, रेडिएटिंग आउटवर्ड्स, रेडिएटिंग विकिरण होता है ऊष्मा का तारे से, ठीक है। तो इसी प्रकार, इसी वजह से जो है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को संतुलन में रखे हुए हैं, तो जो तारा है वो भी ढह नहीं रहा है, ना ही उसका विस्फोट हो रहा है, इस प्रकार से, जैसा हमने अभी अभी देखा। अब देखिए अगर क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, यदि जो उष्ण ऊर्जा वो ज्यादा बढ़ गई किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में? हमारे गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की तुलना में, तो फिर क्या होगा? विस्फोट होगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, जो तारा है वो फट जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि देखिए ये तारा फट जाएगा, ये अंदर वाला जो है, अगर जो बाहर लग रहा है ये ज्यादा हो गया तो फिर तारा बाहर की तरफ फटेगा, अगर जो अंदर की तरफ लग रहा है वो ज्यादा हो गया तो तारा अंदर की तरफ ढह जाएगा।
यानी यदि जो अपना जो रेडिएशन फोर्स जो है, जो हमारे वो तापमान की वजह से जो विकिरण हो रहा है, यदि वो कम पड़ गया गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से, तो फिर तारा जो है अंदर की तरफ ढह जाएगा, वो स्टार विल इम्प्लोड। अब देखिए नोवा, नोवा शब्द का मतलब होता है एक नया तारा, ठीक है। अभी नोवा एक्सप्लोजन कब होगा, ये जो हमने जो पहली कंडीशन देखी थी, जो एक्सप्लोजन होगा उसी को हम कहेंगे नोवा एक्सप्लोजन। जब कोई भी तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कोर के अंदर, और जो मतलब बहुत ज्यादा इनॉर्मस हो जाए, एकदम कतई इनॉर्मस हो जाए। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है अभी सूरज की कोर का तापमान, फिर भी वो नहीं फटा है, और अगले 5 बिलियन सालों तक नहीं फटेगा। अभी तो उसके अंदर केवल हीलियम ही बनी है, अभी तो उसके अंदर केवल हाइड्रोजन और हीलियम ही है, तो तब भी उसका तापमान इतना है। अब आप सोचिए कि उस तारे का तापमान कितना करना पड़ेगा कि वो फट जाए, बताइए, ठीक है। तो वो जब फटेगा तो उसको क्या कहेंगे हम, नोवा एक्सप्लोजन, उस विस्फोट को कहेंगे हम नोवा एक्सप्लोजन। और उस जो तारा जो फट रहा होगा उसको हम कहेंगे नोवा, यानी कि अब क्या बनेगा, नया तारा, ठीक है। अब क्या होता है, हमने न्यूटन जी के जो तीसरा नियम था उनका, वो हमने पढ़ा था सबने फिजिक्स में बचपन में। उसमें क्या था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो अब क्या होगा, क्योंकि बाहर की तरफ तारा फटा है तो अंदर की तरफ रिकॉइल होगा उसका, वो पीछे हटने को आएगा, सब कुछ जितना भी मास बाहर की तरफ फटा है वो वापस अंदर की तरफ आएगा, बिल्कुल विपरीत, क्योंकि फटा बाहर की तरफ था तो अब रिकॉइल कहाँ की तरफ होगा, प्रतिक्रिया अंदर की तरफ होगी। तो सारा मास जो है, सारा द्रव्यमान जो है अंदर की तरफ आएगा। किसकी तरफ आएगा, कोर की तरफ, उसके जो सेंटर है, जो तारे का जो केंद्र था उसकी तरफ आएगा, और उसका जो कोर होगा उसकी तरफ आएगा। तो बचेगा क्या, अब जन्म लेगी एक नई नन्ही सी तारा, ठीक है, एक नया तारा बनेगा, ठीक है। और वो क्या होगा, वो किससे बना है, हमारे पुराने तारा से ही बना है जो फटा था, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो तारा होगा किसके जैसे दिखेगा, एक व्हाइट डॉर्फ जैसा दिखेगा, यानी छोटे से बोने जैसा दिखेगा, एक छोटी सी गेंद जैसा दिखेगा, जो कि कतई सफेद रंग की है, ठीक है। अभी सफेद क्यों है, क्योंकि वो एक्चुअली ग्लो कर रही है, वो बहुत ज्यादा उसमें से चमक क्यों है, क्योंकि अभी भी उसके अंदर कुछ रिएक्शन जो है हो रही है, उसके अंदर अभी भी संलयन प्रतिक्रिया हो रही है, तो उसके अंदर अभी भी हीट एनर्जी निकल रही है, उसके अंदर अभी भी ऊर्जा निकल रही है, तो इस वजह से वो अभी भी चमक रहा है, इसलिए वो सफेद दिख रहा है, लेकिन वो बहुत छोटा हो चुका है, केवल कोर की साइज का। अच्छा, अभी जो नोवा एक्सप्लोजन है होता कब है, क्या है, हमारे तारे में होगा, हमारे सूर्य में होगा। हमारे सूर्य में नोवा एक्सप्लोजन नहीं होगा, फटेगा नहीं, वो अंदर की तरफ कोलैप्स कर जाएगा, वो अंदर की तरफ ढहेगा। ये होता कब है नोवा एक्सप्लोजन, नोवा विस्फोट, एक चंद्रशेखर लिमिट है। चंद्रशेखर लिमिट क्या है, कोई भी तारा जिसका जो द्रव्यमान है, जिसका जो मास है, वो हमारे तारे के 1.4 टाइम्स यानी 1.4 टाइम्स, लगभग 1.5 गुना जिस किसी भी तारे का मास हमारे सन के मुकाबले में होगा, ठीक है, वो चंद्रशेखर लिमिट पे होगा वो तारा। और यदि किसी तारे का जो मास है वो चंद्रशेखर लिमिट से कम है तो क्या होगा, तब होगा नोवा एक्सप्लोजन, तब होगा नोवा विस्फोट, ठीक है। यदि किसी तारे का मास इससे ज्यादा है चंद्रशेखर लिमिट से, है ना, यदि किसी तारे का तारे का जो द्रव्यमान है, यदि वो हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 टाइम्स ज्यादा है, 1.4 टाइम्स से ज्यादा है, तब क्या होगा, तब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा। तब नोवा एक्सप्लोजन नहीं होगा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब क्या होता है, अब ये जो अभी जो सफेद तारा था ना, ये जो सफेद जो बूना जैसा एकदम सफेद छोटी सी गेंद जैसा, देखो मैं आपको दिखाऊं व्हाइट डॉर्फ कैसा बनता है। व्हाइट डॉर्फ ये देखिए, ये है व्हाइट डॉर्फ, ऐसा दिखता है व्हाइट डॉर्फ, ठीक है। तो अब ये जो सफेद तारा है, जब ये मर जाएगा, ये क्यों मरेगा भाई, इसके अंदर का जो हाइड्रोजन वो भी तो किसी न किसी दिन पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो भी तो किसी दिन पूरा संपूर्ण हो जाएगा, है ना। जब सारा फ्यूल एकदम खत्म हो गया, पूरी संलयन प्रतिक्रिया खत्म हो गई, उसमें कोई रोशनी नहीं निकल ली, तब वो बचेगा एकदम लाल डॉर्फ जैसा, एकदम लाल बोने जैसा, रेड डॉर्फ जैसा। रेड डॉर्फ दिखा रखा है क्या इसमें रेड डॉर्फ नहीं दिखा रखा, ठीक है। तो मतलब वो लाल रंग का हो जाएगा, और वो कुछ नहीं होता, वो एक पथरीला शरीर होता है, एक रॉकी बॉडी होती है, इसको हम कहते हैं तारे की मौत, तारा मर गया, यानी उसमें कुछ भी नहीं बचा अब जलने को, उसके अंदर जो संलयन प्रक्रिया हो रही थी उसके लिए कुछ भी फ्यूल नहीं बचा, उसके लिए कुछ भी ईंधन नहीं बचा कि वो प्रक्रिया हो सके। अब होता है एक रेड जाइंट। अभी रेड जाइंट क्या होता है, ये देखिए, ये होता है रेड जाइंट, ठीक है। अब ये जो है, ये एक नॉर्मल तारा है, एक एवरेज स्टार है। अब इसमें क्या होगा कि इसके अंदर इतनी सारी इसके अंदर हीट एनर्जी निकल रही है, इसके अंदर इतनी सारी हीट एनर्जी निकल रही है कि इसका जो प्लाज्मा होता है, हमने 5 स्टेट ऑफ मैटर क्या पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लाज्मा।
अब प्लाज्मा क्या होगा, प्लाज्मा फूलेगा, जैसे चपाती फूलती है गर्मी की वजह से प्लाज्मा भी फूलेगा। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी ये तारे के अंदर की, पहले ये तारा छोटा था, नया नया तारा था, इसके अंदर अभी तक केवल हाइड्रोजन हीलियम ही बना है मान के चलिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे इसके अंदर ऑक्सीजन कार्बन भी बन गया, नियॉन भी बन गया। तो क्या हुआ कि यहाँ पर इतनी सारे वो चीजें बन गई, तो ऊष्म ऊर्जा भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ऊष्म ऊर्जा बढ़ गई तो फिर ये जो प्लाज्मा था ये बहुत, तो मतलब इसके अंदर गर्मी बहुत बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई, ताप बढ़ गई, तो चपाती की तरह फूल गई मान के चलिए। तो उसका जो प्लाज्मा है वो बहुत ज्यादा विस्तरित स्टेट में आ चुका है, बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में आ चुका है, इसलिए ये जायंट जैसा दिख रहा है। लाल क्यों है, क्योंकि भैया गर्मी इतनी है, ये तो फिर लाल दिखेगा। जितनी ज्यादा हीट उतना ज्यादा लाल दिखती है हमको, कोई भी चीज सरिया जला दो लाल दिखेगा क्योंकि गर्म हो गया, उसी प्रकार से। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये देखिए सुपरनोवा एक्सप्लोजन कब होगा, जब ये रेड जायंट जो है इसके अंदर क्या होता है कि ये तो हमने देखा नॉर्मल तारे के अंदर नियॉन तक बनता है, ऑक्सीजन नियॉन तक। अब वो और मिलकर के बने, और गर्मी और ऊर्जा से सिलिकॉन बना जो कि एक मेटलॉइड होता है, फिर उसके बाद में मैग्नीशियम बना जो कि एक धातु होता है, फिर उसके बाद में लोहा बना, आयरन बना जो कि एक धातु होता है। अब यहाँ पर देखिए कितनी ऊष्म ऊर्जा बनी है, कितनी ऊष्म ऊर्जा लगी है इसके लिए, और कितनी ऊष्म ऊर्जा उत्पन्न हुई होगी। जब इतनी ऊष्म ऊर्जा उत्पन्न हुई है तो अब आप देखिए कि वो कितना बड़ा हो जाएगा। इस केस में ये रेड सुपर जायंट बनेगा, ठीक है, और भी बहुत बड़ा, इससे आकार में बहुत बड़ा है। ठीक है, रेड सुपर जायंट नाम से पता चल रहा है। अब क्या होगा, जब यहाँ पर इतना सारा मास बन चुका है, इतना सारा द्रव्यमान हो चुका है उसके कोर में, तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण एक्सप्लोजन जो होगा ना, वो नोवा एक्सप्लोजन नहीं होगा, अब यहाँ पर होगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ठीक है, और सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्योंकि धमाका और बड़ा हुआ है, तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो और भी ज्यादा लगेगा, यानी जो रिकॉइल होगा, जो पीछे हटने का जो बल होगा वो और भी ज्यादा लगेगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल और भी ज्यादा तेजी से लगेगा, और भी ज्यादा शक्ति से लगेगा। इस केस में क्या होगा कि इस केस में जो चीज बनेगी उसको हम कहेंगे न्यूट्रॉन स्टार। सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से क्या बनता है, न्यूट्रॉन स्टार, यानी एक बहुत छोटा तारा बनेगा जिसका जो डायमीटर होगा, ठीक है, वो होगा लगभग 10 से 25 किलोमीटर। आपके एक जिले का आपका एक जिला जो होता है वो 10 से 25 किलोमीटर में विस्तृत होता है। अब समझिए कि एक पूरे तारे का, एक पूरा हमारा जो मान के चलिए हमारे सूर्य का 1.5 गुना, कम से कम 1.5 गुना कोई चीज़ है, कोई दूसरा तारा है, उसका जितना भी मास है, उसका जितना भी द्रव्यमान है, वो आपने अपने एक जिले मात्र में भर दिया। ठीक है, तो कितना ज़्यादा डेंस होगा वो, कितना ज़्यादा घनत्व होगा उसका, वो सुपर डेंस स्टार बनेगा, ये जो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, ये जो न्यूट्रिनो स्टार बनेगा। अब क्या होगा, इसका जो ग्रेविटेशनल पुल होगा, क्योंकि इतना डेंस है, इसमें इतना द्रव्यमान है, जितना ज़्यादा द्रव्यमान, जितना ज़्यादा मास, उतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण फोर्स, उतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल। तो जितना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि उसका द्रव्यमान इतना ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, वहाँ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, अब उस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की वजह से क्या होगा, कुछ ऐसा दिखेगा वो तारा। इस तारे में क्या हो रहा है, ये रोशनी तो फेंक रहा है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी रिएक्शन हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो इसके अंदर रोशनी तो बन रही है, ऊष्म ऊर्जा की वजह से इसमें प्रकाश और बन रहा है। लेकिन इसका जो ये हमने देखा था, ये जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो ध्रुव से ध्रुव की तरफ जाता है, यानी कि एक ध्रुव पर जो होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, उसकी जो धाराएं होती हैं, वो सारी जो लाइन्स होती हैं, वो वहाँ पर आकर के मिल रही होती हैं। ठीक है, वहाँ पर आकर के सारी मर्ज हो रही होती है, तो केवल वहीं से इसको जो प्रकाश है उसको निकलने का, रोशनी को वहाँ से निकलने का रास्ता मिलेगा। बाकी सब जगह क्या हो रहा है कि विद्युत चुंबकीय जो बल है वो इतना ज़्यादा है कि वो रोशनी को भी नहीं निकलने देता। इसलिए आप देखिए इसके साइड से कोई रोशनी नहीं निकल रही, कोई प्रकाश नहीं निकल रहा, केवल इसके ध्रुवों से जो है प्रकाश निकल रहा है। अब कभी भी ये जो तारा है, हर चीज़ घूम रही है, हर चीज़ अपनी ध्रुवी पर, अपनी धुरी पर घूम रही है। हमारी पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूम रही है, इट्स रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। उसी प्रकार से हर तारा भी अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। तो जब भी ये रोटेट करता करता ये हमारी पृथ्वी की तरफ इसका कोई भी ध्रुव निशाना लगाएगा, मान लीजिए हमारी पृथ्वी इसकी ध्रुव के निशाने पर आ गई, तो हमको एक पल्स रिसीव होगी लाइट की। ठीक है, हमको एक पल्स रिसीव होगी एनर्जी की। ठीक है, और उसको हम क्या कहेंगे कि हमने किसी पल्सेटिंग स्टार को फेस किया है, इसको हम कहते हैं पल्सेटिंग स्टार, क्योंकि ये पल्सेस फेंक रहा है लाइट की। हमको ऐसा लग रहा है कि ये पल्स फेंक रहा है लाइट की। ठीक है, अब एक और बात मान के चलिए कि जो न्यूट्रॉन स्टार होता है ना, ये केवल तभी तब बनेगा जब किसी भी तारे का जो द्रव्यमान है वो चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा हो, केवल तब ही बनेगा न्यूट्रॉन स्टार। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो व्हाइट ड्वार्फ बन के रह जाएगा, वो रेड ड्वार्फ बन जाएगा, खत्म कहानी।
न्यूट्रॉन स्टार कब बनेगा? जब चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा हो। चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है? 1.4 टाइम्स मास ऑफ आवर सन। ठीक है, अब आगे देखिए। अब क्या होता है कि ये एक कभी मान लीजिए सीजीएल जो आपसे सवाल पूछ ले कि सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे चमकीली चीज़ क्या है हमारे ब्रह्मांड में, तो होती है क्वासर। ठीक है, वो ये कोई तारा नहीं है क्योंकि ये चमक रहा है, तो ये है एक गैलेक्सी है, पूरी एक आकाशगंगा है क्वासर। ये है क्वासर, ये पूरी एक आकाशगंगा है और ये बहुत ज़्यादा चमकीली है। ठीक है, याद रखिए, बस मान लीजिए कभी कोई पूछ ले तो। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, तो ये जो तारे होते हैं ना, ये तारे चमकते हैं मगर हमारे ग्रह नहीं चमकते। हमने देखा इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार जो हमको सुबह दिखता है, शाम को भी दिखता है ना, वो होता है एक्चुअली हमारा वीनस। बट वो चमक नहीं है, वो ट्विंकल नहीं कर रहा होता है। ठीक है, वो मतलब हमको दिख रहा है बट वो ट्विंकल नहीं कर रहा है। अब जो तारे होते हैं केवल वही ट्विंकल करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो केवल तारे होते हैं ना, केवल उनके पास में केवल उन्हीं के पास में अपनी खुद की रोशनी होती है, क्योंकि उनके अंदर रिएक्शन हो रही है, उनके अंदर सनलाइट प्रतिक्रिया हो रही है, तो उसमें से ऊष्म ऊर्जा निकल रही है, इसकी वजह से उनके अंदर से प्रकाश निकल रहा है। इसकी वजह से वो जो प्रकाश है वो हमारी रोशनी हमको दिख रहा है। जो ग्रह होते हैं या जो ये जैसे नेचुरल सैटेलाइट, जैसे हमारा चांद हो गया, ये खुद की रोशनी नहीं होती इनके पास में, इसलिए कभी हमको ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखिए। और ये ट्विंकल क्यों कर रहे हैं? ये ट्विंकल कर रहे हैं वायुमंडलीय किसकी वजह से? अपवर्तन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, ये चीज़ हम बाद में वाली फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है हम यहीं पर ही समाप्त करेंगे। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है तो हम जरूर इसको लाइक कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे ही नया ज्ञान लेते रहना है, और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको पता तो चले कि नया ज्ञान आ कब रहा है हमारे चैनल पर। ठीक है, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। आपने आज बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी, हो सकता है ना सीखी हो, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ फिर भी शेयर कीजिए, उनको नया ज्ञान मिलेगा। उनको इस ज्ञान के बारे में पहले से कुछ पता होगा तो वो आपसे डिस्कस करेंगे, आप भी उनका डिस्कशन होगा, उनका नया ज्ञान आपको मिलेगा डिस्कशन के जरिए। तो ज्ञान से ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता ही है। और यदि आपको कोई भी चीज़ ना समझ आई हो या हमारे पढ़ाने के तरीके में आपको कोई संशोधन चाहिए, आप चाहते हो कुछ बदलाव हो, या हमको कोई भी सुझाव आप सजेस्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में भी डालिए अपने सुझावों को, अपने डाउट्स को, हम उनको तुरंत प्रभाव से हल करेंगे, या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उसमें डालिए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।